देखिएगा, पहले चलते हैं हम किसकी तरफ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टुडे मुर्मू हैज एन एज ओवर सिन्हा। तो जो आपकी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आपकी यशवंत सिन्हा साहब से ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि एनडीए के पास ज़्यादा एमएलए और एमपी हैं, ओबीएस सी बात है। तो एनडीए के अगर ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी मुख्य पार्टी आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की रहती है बीजेपी के पास अगर आप देखेंगे तो अभी आपके अगर एमपीज की बात करेंगे तो 545 एमपीज हैं। कितने एमपीज हैं? तो 545 आपके एमपीज हो जाते हैं। साथ में आप बात करेंगे किसकी, यूपीए गवर्नमेंट की, तो यूपीए गवर्नमेंट की मुख्य आपकी जो यूपीए आपका एक अलायंस है, ये एनडीए भी अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस। तो ये दो जो अलायंस है, इनकी एनडीए की प्रमुख पार्टी आपकी बीजेपी हो जाती है, यूपीए की प्रमुख पार्टी आपकी कांग्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है? कांग्रेस हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करेंगे एमपीज की, तो एनडीए के पास 545 एमपीज, 545 आपके एमपीज हैं। और एमएलएस की बात करेंगे तो 2154 एमएलएस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके एमएलएस की बात करेंगे, किसके एमएलएस की बात करेंगे, तो बीजेपी के एमएलएस की बात करेंगे तो 2154 एमएलएस हैं। ठीक है, 2154 एमएलएस हैं। एमपीज की या एमएलएस की बात करेंगे, यहां पे अगर यूपीए के एमएलएस की बात करेंगे तो 1774 एमएलए यूपीए के पास हैं। साथ में अगर एमपी की बात करेंगे तो आपके 223 एमपी हो जाते हैं किसके पास, यूपीए अलायंस के पास। एनडीए के पास ज्यादा है। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूपी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें वोट कौन डालता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो जितने भी एमपी होते हैं, और कौन से एमपी, जो इलेक्टेड एमपी होते हैं, कौन से एमपी, इलेक्टेड एमपी होते हैं, प्लस जितने भी एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी यहां पे काउंट नहीं होते हैं, और कौन से वाले, इलेक्टेड, यही आपके राष्ट्रपति के चुनाव में क्या डालते हैं, वोट। यह हमारे आर्टिकल नंबर 54 में दिया गया है। 55 में, आर्टिकल 55 में हमारा क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस को दिया गया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेक्रेट बैलेट, काउंटिंग कैसे होगी, और कोटा कितना यानी क्वाटा कितना चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन की गई है आर्टिकल नंबर 55 में। 54 में जो है कौन उसे वोट डालेगा, तो किसकी बात की गई है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है। किसकी बात की गई है, इलेक्टोरल कॉलेज की आपकी यहां पे बात की गई है। चलिए देखते हैं इसमें आगे और क्या है। तो झारखंड से आपकी जो मुर्मू जी हैं वो कहां से हैं, तो झारखंड से बिलोंग करती हैं, और झारखंड की ही आपकी गवर्नर भी थी। लेकिन अगर अभी बात करें झारखंड का आपका गवर्नर कौन हो जाता है, अगर अभी आपसे पूछा जाए झारखंड का आपका गवर्नर कौन हो जाता है, तो रमेश बैस। कौन, आप नाम क्या बताएंगे, रमेश बैस साहब जो आपके हैं वो अभी झारखंड के कौन हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं। साथ में अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो अभी सभी आप लोग जानते हैं हेमंत सोरेन जी जो है आपके चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कहां के, झारखंड के। इसके आगे आपसे अगर पूछा जाए कि रिटर्निंग ऑफिसर, एक यहां पे रिटर्निंग ऑफिसर, अगर यहां पे आप पढ़ेंगे इसे तो एक आपको रिटर्निंग ऑफिसर मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, ये हर इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और इनकी ही जिम्मेदारी होती है रिटर्निंग ऑफिसर की कि जो पोल्स हैं उन्हें कंप्लीट कराएं, यानी इलेक्शंस को कंप्लीट कराएं। इलेक्शंस की रिस्पांसिबिलिटी होती है रिटर्निंग ऑफिसर की। तो प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर किसे चुना गया है, तो याद रखना पीसी मोदी को। पीसी मोदी को जो है आपका क्या चुना गया है, पीसी मोदी को आपका रिटर्निंग ऑफिसर चुना गया है। ये कौन है, तो ये आपके राज्यसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल है, या आपके सेक्रेटरी जनरल है, यानी महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, तो राज्यसभा के पीसी मोदी आपके कौन हो जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। अगर आगे हम बात करें तो ये हमारे 16वें राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव है, 16th। और कौन सा राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं हम, 15वें नंबर का 15th प्रेसिडेंट को चुनेंगे। 16वें राष्ट्रपति के क्या है आपके चुनाव है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वोट कितने हैं इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में, टोटल लोग कितने हैं जो वोट डालेंगे, तो पीपल्स कितने लोग हैं जो वोट डालेंगे, तो याद रखना 4809 लोग, यानी एमपी और एमएलए मिला के कितने लोग वोट डालने वाले हैं, तो 4809 लोग वोट डालने वाले हैं। साथ में आपको यहां पे याद रखना है कि 4809 वोट जरूर डालेंगे, लेकिन इनके वोट की वैल्यू कहीं ज्यादा होगी। तो 10 लाख कितनी होगी, 10,86,431 वोट्स होंगे, या टोटल वोट वैल्यू होगी। इतने वोट्स होंगे
इसी वोटिंग सिस्टम को ही तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर्स 4809 हैं, लेकिन टोटल वोट्स कितने हैं? 10,86,431 वोट आपके यहां पर आपको देखने को मिले जाएंगे। साथ में अगर हम बात करेंगे एमपीज को बैलेट पेपर किस कलर का दिया जाएगा, तो ग्रीन कलर यानी हरे रंग का बैलेट पेपर एमपीज को दिया जाएगा वोट डालने के लिए। और जो एमएलए वोट डालेंगे उन्हें किस कलर का जो है आपका बैलेट पेपर दिया जाएगा, तो पिंक कलर का बैलेट पेपर यहां पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इतनी जानकारी आपको यहां पे रखनी चाहिए। किससे? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हो रहा है? तो आज ही आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है कंप्लीट होगा। इसकी जो वोटिंग की काउंटिंग है वो आपकी थर्सडे यानी 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को प्रेसिडेंट जो नए होते हैं वो अपने पद को संभालेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले चीज को देखते हैं। यहां पे कोविड क्या है तो आपका, तो कोविड कर्व्स बट सेंसस स्टिल ऑन स्लो बर्नर। कोविड जो है, कोविड की कर्व्स, जो कोविड की वजह से हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जो बंद किया था भारत को, भारत ही के साथ विश्व भी पूरा का पूरा कोविड की वजह से खुल चुका है। लेकिन 2021 पूरी निकल चुकी है और कोई भी अभी सेंसस यानी जनगणना नहीं हो पाई है। जनगणना का पहला अभी चरण आपका पूरा हो पाया है, पहला चरण अभी पूरा हो पाया है जनगणना का। तो इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी चाहिए कि पहला जनगणना का चरण आपका पूरा अभी हो पाया है। ठीक है, यहां पे आपको कुछ जानकारी जाननी है कि भारत में पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो 1872 में। फर्स्ट सेंसस को कराने वाला भारत में वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? मेयो साहब ने जो है भारत में पहली बार जनगणना कराई थी 1872 में। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा जनगणना कंटिन्यू यहां से शुरू हो जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पूर्ण जनगणना इन्होंने जो कराई थी ये अपूर्ण थी, पूर्ण नहीं थी, मतलब कि कंप्लीट सेंसस नहीं था। कंप्लीट सेंसस की यहां पे बात करेंगे तो कंप्लीट सेंसस किसने कराया था, तो कंप्लीट सेंसस आपका किसने कराया था? रिपन साहब ने 1881 में। उसी के बाद से भारत में 10-10 वर्ष के अंतराल पे 21-31 इस तरह से जनगणना होती चली गई। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रखनी है। साथ में एक पॉइंट और क्लियर रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो ई स्वरूप नाम का एक पोर्टल चलाया गया है। ई स्वरूप नाम का आपके अमित शाह जी जो आपके गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ई स्वरूप नामक पोर्टल चलाया है और बोला गया है कि किसी भी बच्चे का जन्म हो, बर्थ हो, तो वो सारी जानकारी अपनी ई स्वरूप पोर्टल पे दे दे। इसी के हिसाब से जनगणना में भी मदद मिलेगी। अगर किसी का जन्म होता है तो ई स्वरूप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कहां पे यह लॉन्च किया था अमित शाह जी ने, तो असम में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। असम के आपके अभी चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, तो हेमंत बिश्व शर्मा जी आपके हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं और उन चीजों को यहां पे डिस्कस करते हैं। प्रेस्टिजियस जेसी डेनियल अवार्ड, कौन सा अवार्ड, तो प्रेस्टिजियस जेसी डेनियल अवार्ड फॉर फिल्म मेकर केपी कुमारन साहब को जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो जेसी डेनियल अवार्ड है ये किस चीज के लिए दिया जाता है, तो मलयालम सिनेमा का सबसे मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है आपका जेसी डेनियल अवार्ड। ये मलयालम सिनेमा में, पैरेलल सिनेमा या मलयालम सिनेमा में एक नई ऊंचाई लेके आए हैं आपके कौन, जेसी डेनियल, वो केपी कुमारन साहब। इसीलिए उनको क्या दिया जा रहा है, जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और जेसी डेनियल अवार्ड मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड रहता है। कौन सा, तो सर्वोच्च अवार्ड आपका रहता है। कौन देता है, तो इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है, केरला गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। किस गवर्नमेंट द्वारा, तो केरला गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। यहां पे एक बात और याद रखनी है कि केरला गवर्नमेंट इस अवार्ड का संयोजन कौन करता है, यानी इस अवार्ड के लिए आपका जो इस अवार्ड के लिए चीजों को सजाता है, स्टेज सजाता है, आयोजन कौन करता है, तो याद रखना केरला, याद रखना है आपको केरला स्टेट चलचित्र, केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी, चरित्र
अकेडमी जो है इस अवार्ड के लिए सेरेमनी को उसका संयोजन करती है। साथ में इस अवार्ड अगर पूछा जाए आपसे कौन देता है, तो आप ये भी ऑप्शन मार सकते हैं केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी। लेकिन केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका अवार्ड डिसाइड इसके द्वारा किया जाता है, प्रोवाइड इसके द्वारा किया जाता है। तो जेसी डेनियल अवार्ड आपसे पूछा जाएगा किस चीज से संबंधित है? मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान रहता है आपका जेसी डेनियल अवार्ड। यहां पे आपको किसके बारे में भी जानना है, साथ में आपको जानना है केपी कुमारन साहब के बारे में। तो केपी कुमारन साहब हैं आपके, केपी कुमारन जी जो है, इनकी एक मूवी आई थी 1972 में, द रॉक मूवी का नाम था। तो जो द रॉक मूवी आई थी इसे आपका गोल्ड मेडल दिया गया था। कहां पे? टोक्यो में। कहां पे गोल्ड मेडल से सम्मानित की गई थी ये मूवी? तो आपकी टोक्यो में गोल्ड मेडल से सम्मानित की गई थी। गोल्ड मेडल एट एक्सपो फिल्म फेस्टिवल टोक्यो। गोल्ड मेडल एट एक्सपो फिल्म फेस्टिवल टोक्यो। कहां पे दिया गया था? एक्सपो फिल्म फेस्टिवल टोक्यो। यहां पे आपको इस जो है गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। ये इसमें क्या क्या मिलता है जेसी डेनियल अवार्ड में, तो ये भी आप याद रख लेना। इसमें एक आपका प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। एक आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक आपको स्टैट्यूज दिया जाता है साथ में। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है, ठीक है। एक प्रशस्ति पत्र 5 लाख रुपए है। एक आपकी प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र सिटेशन दिया जाता है। तो इतनी बात यहां पे याद रखनी है कि इसमें जेसी डेनियल अवार्ड में केपी कुमारन साहब को ये जेसी डेनियल अवार्ड आपका दिया गया है। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सिंधु जी ने भारत का नाम ऊंचा फिर से एक बार कर दिया है। सिंधु कनकर्स सिंगापुर। तो सिंगापुर में होने वाले सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, सिंगापुर ओपन जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सिंगापुर ओपन। ये कौन सी प्रतियोगिता है? तो याद रखना बैडमिंटन की आपकी प्रतियोगिता रहती है। किसकी? बैडमिंटन की प्रतियोगिता रहती है। साथ में ये एनुअली यानी वार्षिक रूप से आयोजन किया जाता है। कहां पे आयोजन होता है? तो याद रखना है सिंगापुर में इसका आयोजन होता है। इस बार सिंगापुर ओपन का खिताब आपकी पीवी सिंधु आपकी शेरनी लेके आई है, समझ रहे हैं? पीवी सिंधु आपकी अपनी लड़ती, अपनी प्यारी बालिका पीवी सिंधु वैसे तो बहुत रिस्पेक्टेड रहेंगी, लेकिन प्यार से हम लोग क्या कहते हैं इनको? सिंधु जी जो है हमारा क्या लेके आई हैं? आपका सिंगापुर ओपन का टाइटल जीत के लाई हैं हमारे लिए। तो देखिएगा हम लोगों का नाम जो है बहुत ऊंचा किया है। सिंगापुर की ये आपकी चैंपियनशिप है, ये एनुअली यानी वार्षिक रूप से सिंगापुर में होती है। बैडमिंटन से संबंधित चैंपियनशिप है। पीवी सिंधु जो है इस बार इसमें क्या लेके आई हैं? आपका पदक लेके आई हैं। यहां पे एक और बात आपको याद रखनी है, जो ये आपकी ट्रॉफी है ये एनुअली होती है। और कब स्टार्ट हुई थी सिंगापुर ओपन की? स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1929 में, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है पीवी सिंधु ने किसको हराया? तो चाइना की एक व्यक्ति है। कहां की? तो चाइना की वैंग झी। चाइना की आपकी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वैंग, जिनका नाम क्या है? वैंग जी। वैंग झी को जो है इन्होंने हराया है यहां पे। इतना बात यहां पे याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मंकी पॉक्स के बारे में मैं बहुत बार आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो मंकी पॉक्स जो है बढ़ता चला जा रहा है। केरला हाई अलर्ट पे है। वहां पे लोगों को 21 दिन के लिए आइसोलेशन में किया जा रहा है। किसी अगर दूसरे देश से या किसी ऐसे देश, ऐसे राज्य से या ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां मंकी पॉक्स से आने की संभावना होगी, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि मंकी पॉक्स आपके कोविड की ही तरह देखने को हमें यहां पे केरला के अंदर आपका मिल रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं ग्रैंड मास्टर की। ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं। और ये जो आपका ग्रैंड मास्टर है ना, इसने चेस में भारत का नाम रोशन कर दिया है। किसमें नाम रोशन कर दिया है? तो चेस में आपका नाम रोशन कर दिया है। चेस के टूर्नामेंट में इस ग्रैंड मास्टर ने क्या कर दिया है? हमारा नाम
जो है सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। गुकेश जी, इनका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये गुकेश जी हो जाएंगे। कहां से हैं ये, तो याद रखना चेन्नई से हैं। और जो इन्होंने करके दिखाया है, इससे पहले मात्र 5 भारतीयों ने वो करके दिखाया है। ये ऐसे छठे भारतीय हैं जिन्होंने ELO चेस रैंकिंग, चेस रेटिंग में इनकी जो रेटिंग आ चुकी है वो आपकी आ चुकी है कितनी, 2700। ऐसे करने वाले ELO की चेस रेटिंग में 2700 रेटिंग लाने वाले ये भारत के छठे व्यक्ति बन चुके हैं। ये एक चेस रेटिंग, ELO आपकी एक चेस रेटिंग आपकी जो है चेस को रेट करने वाली, यानी व्यक्ति कितना अच्छा चेस खेलता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं। ये जो ELO रेटिंग, ELO चेस रेटिंग है, इसमें कि कितने टाइम में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहां कहां आपने कैसा परफॉर्म किया है, इसके लिए ELO चेस रेटिंग आपकी चलाई जाती है। और ELO अगर चेस रेटिंग की बात करेंगे तो आपके अर्पड ELO, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्पड ELO। तो ये फिजिक्स के आपके एक प्रोफेसर हुआ करते थे अमेरिका के। इन्हीं ने इस रेटिंग को शुरू किया था, और जो अमेरिकी लोग थे उनको चेस में आगे ले जाने के लिए। लेकिन अभी तो हम बात करेंगे किसकी, अमेरिकियों की नहीं, भारतीयों की बात करेंगे, क्योंकि भारत का नाम रोशन गुकेश जी ने जो है चेन्नई के हैं, इन्होंने कर दिखाया है। ऐसा करने वाले ये छठे भारतीय आपके बन जाते हैं। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। अगर गुकेश जी की बात करेंगे तो इन्होंने 4 टूर्नामेंटों को अभी तक जीत रखा है। और किससे रिलेटेड टूर्नामेंट को जीत रखा है, तो याद रखना है हमें किससे रिलेटेड, चेस के ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और विश्व में इनकी कितनी रैंक है, तो 32nd, 32वां स्थान विश्व में इन्होंने पाया है। किसने पाया है, गुकेश जी ने आपके 32वां स्थान जो है आपका पाया हुआ है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये 16 वर्ष के, मात्र कितने, 16 वर्ष के वो बालक हैं, और इन्होंने भारत का नाम 16 वर्ष पे ऊंचा कर दिया है। लेकिन 16 वर्ष पे देखते हैं कि भारत में बहुत से लोग जो है टिकटॉक पे डांस करते हुए घूमते हैं। एक इसका भी नजारा देखिए जरा, अपने 16 वर्ष के भारतीय, 16 वर्ष के छोटे से बालक को, जिसने भारत का नाम ELO चेस रेटिंग के इतने ऊंचे पायदान पे पाके दिखाया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो इन्होंने किसको हराया है, बील चेस फेस्टिवल क्लासिक जो है आपका हो रहा था। कौन सा जो है चेस का फेस्टिवल हो रहा था, बील चेस, कौन सा, तो VIEL, व्हील चेस फेस्टिवल क्लासिक, व्हील चेस फेस्टिवल क्लासिक, व्हील चेस फेस्टिवल क्लासिक। कहां पे इसका आयोजन हो रहा था, ये आपका स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पे आयोजन हो रहा था, तो याद रखना है स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आयोजन हो रहा था। इस आयोजन में इन्होंने किसको हराया, इस चेस के फेस्टिवल में किसको हराया आपके गुकेश जी ने, तो आपको याद रखना है इसमें GM लेंग क्वांग लियम, GM लेन क्वांग लियम को हराया। ये जो आपके व्यक्ति हैं, ये कहां से आपका वास्ता रखते हैं, कहां से संबंध रखते हैं, तो याद रखना ये वियतनाम के हैं। इनको हराया हुआ है किसने, आपके जो चेन्नई में रहते हैं गुकेश जी ने आपका इनको पछाड़ा हुआ है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं और चीजों को अच्छे से और समझते हैं। तो प्रेसिडेंट के चुनाव तो हो गए, लेकिन आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कब, 6 अगस्त को ये चुनाव आपके होने वाले हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव। 6 अगस्त को आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो याद रखना यहां पे दो जो नाम UPA यानी यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस के द्वारा जो नाम दिया गया है वो मार्गरेट एल्वा है। मार्गरेट एल्वा साहब को इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है आपकी UPA अलायंस ने। और NDA अलायंस की बात करेंगे तो इनके जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वो है जगदीप धनखड़ साहब। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको जरूर देंगे और समझिएगा बात को यहां पे कि ये आपके कैसे रिलेटेड रहते हैं। मार्गरेट एल्वा जी जो है आपकी, पहले मार्गरेट एल्वा जी की यहां पे हम बात कर लेते हैं। मार्गरेट एल्वा जी जो है आपकी, मार्गरेट
अलवा जी हैं जो हम लोगों ने आज जो करंट अफेयर लिया है वो संडे एंड मंडे यानी 17 जुलाई और 18 जुलाई दोनों का किया है। तो अगर जगदीप धनखड़ साहब की बात करेंगे तो ये जो पेपर कटिंग है ये 17 जुलाई की देखने को मिलती है और आज के पेपर में 18 जुलाई के पेपर में आपकी मार्गरेट अलवा जी की जो है प्रेस कटिंग ये जो न्यूज आई है। तो दोनों ही मैंने एक ही साथ मिला के करा दिया है क्योंकि संडे को हम लोग करंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे संडे एंड मंडे बोथ वी विल लाइक डील विद इन अ डे, ठीक है। चलो देखो जरा, मार्गरेट अलवा जी की बात करें तो ये उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और राजस्थान, उत्तराखंड, यूके, गोवा, गुजरात और राजस्थान, इन सभी शहरों की क्या है आपकी, राजस्थान, इन सभी शहरों की आपकी क्या है मार्गरेट अलवा जी, ये आपकी गवर्नर रह चुकी हैं। अगर बात करेंगे इनका जन्म कहां पे हुआ था तो मैंगलोर के मद्रास प्रेसिडेंसी में 14 अप्रैल 1942 को। कब? 14 अप्रैल 1942 को कहां पे? मैंगलोर में मद्रास प्रेसिडेंसी में आती थी मैंगलोर, वहां पे इनका क्या हुआ है, मद्रास में इनका प्रेसिडेंसी में जो है जन्म हुआ है। ठीक, तो इतनी बात कर ली। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक किताब है करेज एंड कमिटमेंट, इनकी खुद की जीवनी है जो इनके द्वारा लिखी गई है। करेज, किताब का नाम है करेज एंड कमिटमेंट, करेज एंड कमिटमेंट जो है इनकी किताब का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ये नाम याद रखना है, हो सकता है आपसे करेज एंड कमिटमेंट नामक किताब पूछ ली जाए किनकी जीवनी है, तो आपकी मार्गरेट अलवा जी की आपकी जीवनी हो जाएगी, जो यूपीए की तरफ से आपकी उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। जगदीप धनखड़ साहब की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के आपके जगदीप धनखड़ जी की बात करें अगर हम, तो ये आपके वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, आपके वेस्ट बंगाल के क्या हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं। कहां के गवर्नर थे ये, तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। साथ में एक बात और याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल का अभी गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन को, पश्चिम बंगाल का अभी गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन। कौन है भाई, तो ला गणेशन जो है पश्चिम बंगाल के अभी गवर्नर रहते हैं आपके। साथ में यह भी जानना है आपको कि इनका जन्म आपका कब हुआ है, तो 18 मई 1951 झुंझुनू राजस्थान, 18 मई 1951 झुंझुनू राजस्थान। कहां पे, झुंझुनू राजस्थान में इनका आपका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चलते हैं और ये जगदीप धनखड़ साहब आपके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो जाएंगे। देखते हैं 18 जुलाई की बात करेंगे तो 18 जुलाई आपका इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला साहब का क्या हुआ था, जन्म हो गया था आपका। कहां पे, साउथ अफ्रीका में। और याद रखना है नेल्सन मंडेला साहब साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन बना था, नेल्सन मंडेला साहब बने थे। अगर पूछा जाए कब से कब, तो 1994 से लेके 1999 में जो है ये राष्ट्रपति बने थे। कहां के, आपके राष्ट्रपति बने थे ये साउथ अफ्रीका के। तो इतना यहां पे याद रखना है। साथ में यह भी याद रखना है इन्हें आपका नोबेल प्राइज कब मिला था, नोबेल प्राइज इन्हें 1993 में मिला था। नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला था, तो 1993 में नोबेल का पीस प्राइज इन्हें प्रोवाइड किया गया था। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है किससे रिलेटेड, वेयर फ्यूलिंग इंडिया 2022 इवेंट इज हेल्ड। तो फ्यूलिंग इंडिया 2022 जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कहां किया गया है, याद रखना है मुंबई में इसका आयोजन आपका किया गया है। कहां किया गया है, तो इसका आयोजन आपका मुंबई में किया गया है। और इसके आयोजन में बहुत शानदार चीज हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब है यहां पे मीडियम
स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा क्या किया गया है, तो इस मिनिस्ट्री के अगर मिनिस्टर पूछे जाएं तो नारायण तातू आपके इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हो जाएंगे। नारायण तातू जो है इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हो जाएंगे। साथ में याद रखना, इनने जो यहां पे आयोजन किया है, इसमें क्या काम किया है, इसमें बहुत ही शानदार काम किया है, रेपोज पे। एक रेपोज पे नामक आपकी एक जो है गाड़ी चलाई है, आपकी बस काइंड ऑफ चलाई है। वो बस क्या करेगी, जितनी भी बिजली से चलने वाली चीजें हैं, जैसे आपकी स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक वाले अब जो व्हीकल्स हैं उन्हें चार्ज करेगी, और उसका नाम क्या है, रेपोज पे दिया है यहां पे। मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। क्या प्लेटफॉर्म का नाम है, मतलब रेपोज पे आपका प्लेटफॉर्म का नाम हो जाएगा। साथ में ये करेगा क्या, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्ज, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्ज व्हीकल जो है बनाया हुआ है। इससे क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रिक यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो भी आपके चीजें हैं वो चार्ज होंगी। साथ में इन्होंने क्या किया है, फाइजिटल नामक एक आपका लॉन्च किया है। फाइजिटल आपका एक लॉन्च किया हुआ है, एक आपका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या है कि आप आज जो है चार्ज कराएं और उसका पेमेंट कब करें, कल करें। यानी आपको क्या दी जा रही है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। किसके द्वारा, फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड की जा रही है, किसके द्वारा, फाइजिटल के द्वारा। ये एक प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया गया है। साथ में एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया है जिसका नाम है रेपोज पे। तो इस कौन से इवेंट में, तो याद रखना, फ्यूलिंग इंडिया 2022 के कार्यक्रम में कहां पे आयोजन हुआ, तो मुंबई में आयोजन किया। किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने किया। कौन इसके आपके मिनिस्टर रहे हैं, कौन इसके मंत्री हैं, तो नारायण तातू साहब इसके आपके जो है इस मंत्रालय के मिनिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिसेस, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिसेस फॉर एशिया एंड अफ्रीका हैज बीन लॉन्च्ड एज इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और नीति आयोग द्वारा आज एशिया और अफ्रीका के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिस जो है लॉन्च की गई है, या इसकी एक सुविधा आयोजित की गई है। तो यह सुविधा किस चीज के लिए है, तो बताना है आपको, सब्जियों के लिए, यानी गुड्स यानी वस्तुओं का विनिमय होगा किसके, एशिया और अफ्रीका के बीच में यह सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो सब्जियों का आपका आदान प्रदान होगा, चावल का आदान प्रदान होगा, बाजरा यानी मिलेट्स का होगा, या खाने योग्य तेलों का होगा। तो यहां पे याद रखना है आपको, आंसर हो जाएगा मिलेट्स। आंसर इज मिलेट्स, यानी बाजरे का आपका आदान प्रदान यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम लोग यहां पे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, Which city has been designed as cultural and tourism capital of SCO for 22 and 23? तो कौन सा शहर आपका कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल है, किसके लिए, आपका संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2022 या 23 में। तो क्या संघाई है, तो उत्तर हो जाएगा नहीं, संघाई नहीं है। नूर सुल्तान है, तो नूर सुल्तान के बारे में एक चीज याद रखना, नूर सुल्तान के बारे में ये एक चीज याद रखना कि ये कैपिटल कहां की है, कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी, जो कि पहले आपकी क्या थी, आपकी अस्थाना कैपिटल थी। बीजिंग जो है एससीओ का क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा, क्या बीजिंग हो जाएगा। वाराणसी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी जो है कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसकी, एससीओ की बनाई गई है। कब के लिए, 2022 से 2023 के लिए आपकी वाराणसी क्या बना दी गई है, आपकी कैपिटल बना दी गई है। ठीक, नूर सुल्तान और कजाकिस्तान के बारे में एक बात और यहां पे याद रखनी है कि इन्होंने भारतीयों के लिए वीजा जो है फ्री कर दिया है अगर कोई भी टूरिज्म यहां करने जाता है। तो कजाकिस्तान और नूर सुल्तान के बारे में एक बात और यहां पे याद रखनी है, कजाकिस्तान मैं लिख देता हूं इससे, कजाकिस्तान, ठीक है, इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। इन्होंने क्या किया है, भारतीयों के लिए जो है टूरिज्म वीजा जो है फ्री कर दिया है। ठीक है भाई,
वीजा जो है फ्री कर दिया है इन्होंने, तो इतनी बात यहां पे याद रखनी है। साथ में वाराणसी जो है एससीओ की टूरिज्म कैपिटल बना दी गई है 2022-2023 के लिए। इतनी बात यहां पे आपको समझ में आ गई होगी। समरकंद जो है वो एससीओ पार्क के नाम से जाना जाता है। समरकंद जो शहर है, समरकंद जो आपका शहर है, ये एससीओ यानी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्क माना जाता है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये समरकंद किस देश का शहर है, ये किस देश का आपका शहर है समरकंद। यू हैव टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच मिनिस्ट्री सेट्स अ टारगेट टू प्लांट 75 लाख, यानी किस मंत्रालय ने 75 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है कि हम 15 अगस्त के पहले 75 लाख पौधे भारत में रोपेंगे, भारत में लगाएंगे। तो कब तक? 15 अगस्त तक। किस महोत्सव के तहत? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और एवं आपका राजमार्ग मंत्रालय, जिसके आपके मंत्री हो जाएंगे नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी साहब आपके इसके मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आई थिंक हम लोगों का आज ये लास्ट नहीं, अभी और एक और है, ये देखिएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के आज करंट अफेयर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज बीन कॉन्फर्ड टू डीबीएस बैंक, यानी जो डीबीएस बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को कौन कौन से आपके पुरस्कारों से नवाजा गया है? वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2022, विश्व का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय नवाचार 2022 का जो पुरस्कार है वो डीबीएस को दिया गया है। या एशियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अवार्ड 2022, तो एसएमई पुरस्कार 2022 के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक, एशियाज बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट 2022, धन प्रबंधन के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2022 का अवार्ड दिया गया है। तो उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों अवार्ड से डीबीएस बैंक को नवाजा गया है। डीबीएस बैंक क्या है? तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। कहां की डेवलपमेंट बैंक? तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की डेवलपमेंट बैंक है। तो इसको अवार्डों की एकदम श्रृंखला सी दे दी गई है, 3 अवार्डों से इसे नवाजा गया है, और ये जो है विश्व की ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर की बैंक बन चुकी है। डीबीएस बैंक ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर, जो भी ग्लोबल इंडस्ट्रीज है उनका लीडर बन चुकी है ये बैंक। ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर की ये बैंक बन चुकी है आपकी। कौन सी? डीबीएस बैंक आपकी बन चुकी है। कहां पे स्थापित है? तो सिंगापुर में। साथ में ये जो है लोन किसे देती है डीबीएस बैंक? तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को ही लोन देती है। एसएमई बैंक है ये, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ही आपका क्या देती है? आपका जो है पैसा देती है, यानी आपकी मदद करती है। थोड़ी पॉइंट और इसमें जानना जरूरी है, मैं 2-3 पॉइंट और लिख देता हूं। तो आपका यूरो मनी मैगजीन नेम्ड बैंक ऑफ अमेरिका वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक। यूरो मनी एक संस्था है। यूरो मनी जो है एक संस्था है जो कि अपनी मैगजीन निकालती है। यूरो मनी मैगजीन ने क्या किया है? यूरो मनी मैगजीन ने कि विश्व की सबसे बड़ी बैंक, विश्व की सबसे अच्छी बैंक अमेरिकन वर्ल्ड्स वेस्ट बैंक का जो है सम्मान दिया है। अमेरिकन बैंक को अमेरिकन वर्ल्ड्स वेस्ट बैंक 2022 से नवाजा है। इतनी भी बात यहां पे आपको याद रखना है, यूरो मनी मैगजीन ने किसके लिए यह सम्मान दिया है। साथ में अगर डीबीएस बैंक की बात करें तो यह आपकी कहां आ जाती है? सिंगापुर में आ जाती है। डीबीएस बैंक कहां पे आ जाती है? तो सिंगापुर में आ जाती है। साथ में इसमें एक बात और याद रखनी है कि डीबीएस बैंक के आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होंगे? तो पीयूष गुप्ता साहब जो है डीबीएस बैंक के अभी कौन हो जाएंगे? आपके सीईओ हो जाएंगे। कहां पे? ये
ये आपकी सिंगापुर में आती है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए अबाउट डीबीएस बैंक। चलिए हमारे आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा और इसको समझिएगा। अ रिपोर्ट एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, पॉवर्टी एंड वुलनरेबिलिटी, प्रोजेक्शन एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज इज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय, यानी एक एड्रेस किया है किसका, कॉस्ट ऑफ लिविंग का, कितना पैसा खर्च होता है कहां पे रहने में, भारत में सरवाइव करने में, आपको खाने पीने रहने में कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की एक लिस्ट बनाई गई है या एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना जो है बढ़ता जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है विश्व में पॉवर्टी यानी गरीबी ला रहा है और लोगों में वल्नरेबिलिटी ला रहा है। वल्नरेबिलिटी मतलब लोगों में परेशानियां जो है भेद्यता प्रक्षेपण कर रहा है। इससे क्या है, इससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसी जो है रिपोर्ट किसने बनाई है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यूएनडीपी द्वारा यह आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए ये आज की हमारी श्रृंखला थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ थी जो आपके न्यूज़पेपर्स में, उन सभी न्यूज़ को हमने देखा यहाँ पे और समझा। और इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे अपने करंट अफेयर्स के सेशन को का समापन करेंगे और अगले करंट अफेयर्स के सेशन के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।